आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इरशाद अहमद और आप देख रहे हैं आईना सच का न्यूज चैनल। बने रहिए आप हमारे साथ, हम आपको दिखाते हैं क्षेत्र से जुड़ी तमाम खबर। खबर उत्तर प्रदेश के अमरोहा से है, जहां गठबंधन के प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मौलाना जावेद आब्दी ने एक होटल में प्रेस वार्ता करते हुए मायावती पर निशाना साधा और कहा 2017 में जो गठबंधन था वह इसलिए था कि समाज में दो बुरे लोग होते हैं और एक कम बुरा और एक ज्यादा बुरा। भारतीय जनता पार्टी ज्यादा बुरी है, इसलिए उत्तर प्रदेश से उखेड़ने के लिए बसपा से गठबंधन किया था। दरअसल आपको बता दें, अमरोहा की नौगांव विधानसभा पर हो रहे उपचुनाव को लेकर सियासी गलियां गर्मा गई हैं। राष्ट्रीय लोक दल पार्टी और महान दल का गठबंधन होने के बाद समाजवादी ने अपने प्रत्याशी राष्ट्रीय सपा के सचिव मौलाना जावेद आब्दी को अपनी पार्टी से प्रत्याशी बनाया। मीडिया से बात करते हुए मौलाना जावेद आब्दी ने बसपा पर तंज कसते हुए कहा कि बसपा ने जो उम्मीदवार उतारा है वह विधानसभा पर वह बीजेपी के इशारों पर नाचता है। इस बार हमारी बहुत बड़ी जीत होगी, यह जीत एक टेलर के रूप में होगी। 2017 में बसपा से गठबंधन किया था, वह सिर्फ ज्यादा बुरे को हटाने के लिए किया था। मायावती थोड़ी कम बुरी है, इसलिए उनका समर्थन लिया, लेकिन 2022 में हम सरकार बनाने जा रहे हैं और इस बार भी उत्तर प्रदेश में हो रही 7 सीटों पर हो रहे चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सपा के प्रत्याशी। सबसे पहले मैं तमाम पत्रकार बंधुओं का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी बात सुनने और हमारी बात जनता के दरमियान रखने के लिए यहाँ पर आए हैं। दूसरी बात यह है कि मैं अपनी पार्टी के गठबंधन के साथियों, खास करके लोकदल के तमाम नेताओं और पदाधिकारियों का और महान दल के नेताओं का और पदाधिकारियों का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक साथ मिलकर, हाथ से हाथ मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के कांटेदार पेड़ को जड़ से उखाड़ने का संकल्प लिया है। जाहिर है, दूसरी बात ये तमाम नेताओं का, अपने बड़े भाई महबूब अली साहब का, जिनकी जिम्मेदारी में ये चुनाव लड़ा जा रहा है, और उनके सहायक जिम्मेदार जनाब छोटे भाई कमाल अख्तर साहब का, कि जो सिपह सालार बनकर इस मैदान में उतरे हैं, उनका भी मैं इस्तकबाल और स्वागत करता हूं। ये तारीखी और ऐतिहासिक दिन है जिसमें 2022 की फतह का, कामयाबी का इतिहास लिखने जा रहा है। और मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं कि 2022 की समाजवादी लोकदल और महादल गठबंधन की बनने वाली सरकार की कामयाबी की जो किताब लिखी जा रही है, उसका पहला अध्याय नौगांवा सादात की विधानसभा की कामयाबी के नाम पर होगा। जहां तक आज का ताल्लुक है, जब मैं ब्रज घाट पर आया तो वहां से लेकर यहां तक पूरा पुलिस प्रशासन, पूरी काली सड़कें खाकी वर्दी से पटी पड़ी थी। ये इतनी भीड़ इस बात का सबूत है कि चुनाव होने से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी हार को कबूल कर लिया है। और आज की तारीख 9 तारीख है, जो नामांकन पत्र की पहली तारीख है, और आज तक भारतीय जनता पार्टी की ये हिम्मत नहीं हुई कि अपने कैंडिडेट का नाम अनाउंस कर सके। ये चुनाव
किसानों की लड़ाई का चुनाव है। ये चुनाव नौजवानों की आवाज बुलंद करने का चुनाव है। ये चुनाव माओ और बहनों पे जो अत्याचार हो रहे हैं, उस अत्याचार का बदला लेने का चुनाव है। जाहिर है, गरीब किसान, भूखा नौजवान और बेइज्जती झेलने वाली महिला शासन और प्रशासन के सामने आंखों में आंखें मिलाकर अपनी ताकत का इजहार नहीं कर सकती। वो अपना गुस्सा और अपनी ताकत सिर्फ और सिर्फ उसके विरुद्ध वोट देकर और उनको सत्ता से बेदखल कर कर ही दे सकते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि लोकदल के हमारे साथियों की मदद से, महान दल के हमारे भाइयों की मदद से, समाजवादी पार्टी के सिपाहियों की मदद से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नौगावा सादात विधानसभा के जरिए से एक बहुत बड़ा शौक और बहुत बड़ा झटका मिलेगा और यहां से ही किताब लिखने का जो अध्याय शुरू होगा, उसका पैगाम योगी सरकार से मोदी सरकार तक जाएगा। किसान, नौजवान जो 6 साल से नौकरियों का इंतजार कर रहा है, किसान जो अपनी आय के दुगने के ख्वाब दिखाकर उनके वोटों को खरीदा और बेकायदे से लिया गया था, इंतजार कर रहा है 3 तारीख का कि 3 तारीख को रात दिन 1-1 मिनट गिन गिन के कि 3 तारीख आए और हम भारतीय जनता पार्टी को 2022 का ट्रेलर दिखाने का काम करें। मुझे यकीन है और मैं बड़े एतमाद के साथ कह सकता हूं कि जिस सरकार ने जुमलों के साथ सत्ता को हड़पने का काम किया था, कभी गंगा की सफाई की जगह किसानों के बैंक की और गरीबों की जेबों की सफाई करने का काम किया है। इन्होंने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। बेटियों की इज्जत बरसरे आम नीलाम हो रही है। उनके खिलाफ आवाज उठाने वालों को, चाहे वो किसानों के सबसे बड़े नेता का वारिस जैन चौधरी जी हों, अगर वो भी आवाज बुलंद करते हैं तो उनकी राजनीतिक विरासत के वारिस पर भी लाठियां मारने का काम करते हैं। लाठियां बदन पे लगती है लेकिन पूरा समाज को बेइज्जत करने का काम किया जाता है। जब लाला लाजपत सिंह के ऊपर अंग्रेजों ने लाठियां चार्ज की थी तो एक लाला लाजपत राय के सर पर लाठी नहीं लगी थी, बल्कि हर हिंदुस्तान की बेइज्जती करने का काम अंग्रेज सरकार ने किया था। आज उसी के नक्शे कदम पर चलते हुए लोग हमारे आवाज उठाने वालों पर लाठियां चार्ज कर रहे हैं। कोई जवान की आवाज उठाता है तो जवान पर लाठियां चार्ज करते हैं। कोई मजदूर की आवाज उठाता है तो मजदूर की, कोई लड़कियों की बेइज्जती की, महिलाओं की बेइज्जतियों की आवाज उठाता है तो उस पर लाठी चार्ज। शायद यही हिटलरशाही है और यही डिक्टेटरशिप है। गांधी के देश में, चौधरी चरण सिंह के देश में, नेताजी माननीय मुलायम सिंह के देश में, याद रखो, चंद दिनों बहकाकर आप सत्ता की कुर्सी पे तो बैठ सकते हैं, लेकिन 5 साल के अंदर अंदर उसी सत्ता की कुर्सी की चूल्हे हिलाने का काम जनता ने करने का काम नौगावा सादात से शुरू कर दिया है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी तमाम जनता से कहना चाहता हूं कि बहकावे में नहीं आए। ये चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से ही, समाजवादी, लोकदल और महान दल गठबंधन का नहीं हो रहा, बल्कि ये चुनाव
भारतीय जनता पार्टी की ए टीम के साथ बी टीम का भी हो रहा है। लेकिन अब जनता बेवकूफ नहीं है, जनता को अब पागल नहीं बना सकते। आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार नहीं 2-2 बार मिलकर उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी के साथ बीएसपी और बीजेपी की सरकार बनी। जब हम ख्याल होते हैं, जब हम मिजाज होते हैं, तभी बराबर में बैठा जाता है और तभी हाथ से हाथ मिलाया जाता है और सरकारें बनाई जाती हैं। ये काम सिर्फ समाजवादी पार्टी को हासिल है कि समाजवादी पार्टी ने कभी भी भारतीय जनता पार्टी से किसी जगह समझौता करने की बात तो अलग, कहीं पे हाथ मिलाने का काम का सोचा तक नहीं है। मायावती से मिलाया था क्या हाथ? जहां तक मायावती जी की बात है तो 2 चीजें होती हैं अंग्रेजी में, एक बैड होता है, एक वर्स्ट होता है, एक बहुत बुरा होता है, एक कम बुरा होता है। तो कभी कभी बहुत बुरे को हराने के लिए कम बुरे से हाथ मिला लिया जाता है। तो शायद हमारा एक्सपीरियंस भी यही था कि बहुत बुरी भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए उससे थोड़ी सी कम बुरी को हराया था। लेकिन बीजेपी से ज्यादा तो बसपा बुरी थी। बस वही तो बता रहा हूँ कि दोनों जो हैं एक ही सिक्के के। लेकिन क्या था कि उसको उस वक्त ये पोजीशन थी कि बेस्ट, वर्स्ट और बैड की जगह हमें चूज करना था कि हम वर्स्ट को लेते हैं या बैड को लेते हैं। तो जाहिर है हमने बैड को पकड़ लिया और वर्स्ट को अलग कर दिया। अच्छा मंत्री जी, मेरा एक सवाल है, आप 3 साल बाद जनता के बीच आए हैं, 3 मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। जाहिर है कि यहाँ पर बहुत बड़े मुद्दे ये हैं। पहली बात तो हम ट्रेलर के तौर पर यहाँ पर जीतना चाहते हैं और 2022 में हमारी सरकार बनी, ये रिकॉर्ड में रखना, लिख कर भी और रिकॉर्ड में भी, और चला देना अगर हम झूठ बोलें तो नौगावा सादात विधानसभा में जितनी समस्याएं हैं जो मैंने चॉक आउट की हैं उनको 1 साल के अंदर अंदर समाधान करने का काम किया जाएगा। पहली समस्या यह है कि हमारा नौजवान जब पढ़ना चाहता है तो पढ़ने के लिए या तो उसे दिल्ली जाना पड़ता है या बॉम्बे या अलीगढ़। तो हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी का काम करेंगे, बनाने का काम करेंगे अपनी विधानसभा में कि ताकि वो यूनिवर्सिटी बने और हमारे विधानसभा, हमारे जिले का कोई भी बच्चा, न अमरोहा, हमारे विधानसभा का कोई बच्चा न दिल्ली, न मुरादाबाद, न बॉम्बे में जाए, घर से निकले वहीं पढ़ाई खत्म करे। दूसरा काम जो हमारे यहाँ पे बेरोजगारी का नौजवानों का है, एक बहुत बड़ा हम यहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आएंगे ताकि हमारे 10-20 हज़ार लोगों को उस एक प्रोजेक्ट में नौकरी लग सके। तीसरी चीज़ ये है कि जब हमारे यहाँ कोई गरीब जो है बीमार हो जाता है तो वो बीमार हार्ट के ऑपरेशन के लिए या और किसी ऑपरेशन के लिए उसको दिल्ली जाना पड़ता है और दिल्ली जाने के लिए उसे ज़मीन बेचनी पड़ती है या माँ बहनों के जेवरात बेचने पड़ते हैं या अपनी पूंजी जो जोड़ी है वो खत्म हो जाती है और वो पैदल हो जाता है। हमारा काम सबसे पहला ये होगा कि हम यहाँ पर ऐसा एक हॉस्पिटल बनाएंगे कि हमारा कोई बीमार किसी और जगह नहीं जाए और उसका कम से कम पैसे में इलाज हमारे विधानसभा या हमारे जिले में हो सके। डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? अभी पहले बनने तो दो, डॉक्टर कहाँ से लाएंगे? एक्सरे मशीन कहाँ से लाएंगे? अस्पताल बने हुए हैं उसमें पूर्ति ना हो पाई है। एक्सरे मशीन कहाँ से लाएंगे? तो बीजेपी की सरकार से ये पहले 5 साल सरकार में रहे हैं। 5 साल सरकार में रहे। हमने नौगावा सादात में हमने हमेशा डॉक्टर रखा, एक MBBS डॉक्टर और 2 BMS डॉक्टर। मेरे साथी ने भी सवाल किया, आप 3 साल अब आए जनता के बीच में, फिर से पहले लॉकडाउन में चुनाव अब हो रहा है तो अभी आएंगे। आंसू कौन कब पूछोगे आप? लोग परेशान थे इस लॉकडाउन में, आप कहाँ? मेरा भाई जो है पूरे 1 साल से अभी तक एक बार भी दिल्ली नहीं गया। मेरी वालदा लेडीज की सर्विस के लिए, मेरा घर जो है वो गोडाउन बना हुआ था, उसके फोटो पिक्चर आपको पता है कि हम गरीबों की मदद कर रहे थे। हम ऐलान करके नहीं करते क्योंकि ऐलान करें और फिर मदद करें। अच्छा मंत्री जी, मेरा घर गोडाउन बना था, रोजाना सप्लाई थी और आज भी उस दिन से लेके आज भी आप किसी को भेजकर देखिए कि हमारे घर आज भी राशन का पूरा जखीरा रखा हुआ है, डेली हमारे बढ़ता है। अच्छा मंत्री जी, ये बताइए कि आपने बताया कि मायावती कम बुरी थी, लेकिन अभी
जिस मायावती की आप बात कर रहे हैं उनसे आपका अलायंस नहीं है, अभी फिर से आपके लिए चुनौती है मायावती के जो प्रत्याशी हैं फुरकान, उनको ले जाएंगे आप? बात ऐसी है कि हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन हमसे पहले जनता बता रही है कि मायावती जी ने इस बार तो कमाल किया है बीएसपी ने कि ऐसे कैंडिडेट को उतारा है जो 4 साल में 3 बार बीजेपी के हाथों के बिका है, 4 साल में 3 बार। और आज भी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के साथ उनकी सपोर्ट में जो है वो विधान या जिला पंचायत अध्यक्ष बने हुए हैं, उनकी सपोर्ट में आज भी इनका वोट है, आप पता लगाइए। दूसरी चीज ये है कि हमारी जनता, समाजवादी पार्टी के लोग, लोकदल के लोग, महान दल के लोग और मेरी पूरी विधानसभा की जनता ये जानती है कि ये बी टीम का काम ये है कि हमारे 2-4 हज़ार वोट भी बटे तो भारतीय जनता पार्टी को उसका थोड़ा सा कुछ फायदा हो जाए, लेकिन समाजवादी पार्टी के और हमारी लोकदल के, महान दल के तमाम कार्यकर्ता और तमाम आवाम, हर वर्ग का आवाम बस इंतजार कर रहा है 3 तारीख का कि जिन्होंने जुमला बोला था अब हम उन पे हमला बोलेंगे। अच्छा ये बताइए कि आपका नामांकन कौन सी तारीख में है? नामांकन हम तय करेंगे 13 से 15 के बीच में कहीं करेंगे या और आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे इसका। उत्तर प्रदेश में आपने क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन किया है, बिहार में भाजपा को आपने समर्थन दिया है, लेकिन मध्य प्रदेश के अगर उपचुनाव की बात की जाए तो वहाँ पे कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी नहीं मिलता है, बल्कि सोशल मीडिया के माध्यम से जो है। अभी चुनाव यहाँ का हो रहा है, पूरे दुनिया के प्रभाव में क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, राष्ट्रीय सचिव है ना? हाँ, तो वहाँ पे सोशल मीडिया के जरिए अभी हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ नौगावा सादात विधानसभा के सीने पर और इस कामयाबी का परचम लहराना है। कहा जा रहा है कि शिवपाल जी और दिनेश जी जो है उपचुनाव के बाद एक साथ हो गए। आप ये देखिए कि घर के किस्से कहाँ नहीं होते पर वो सबसे बयां नहीं होते, हर घर में कोई ना कोई किस्सा होता है। अब वो साथ हैं, कब लगे, थोड़ा सा वक्तियाँ थे, अब वक्त आएगा तो वो साथ बैठेंगे, वो जानते हैं। शिवपाल जी की पार्टी का विलय होगा या ऐसे ही समर्थन रहेगा? आप ऐसे देखिए कि मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ कि ऐसे बताए विलय होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा। अच्छा मंत्री जी, मेरा एक सवाल आते ही है, 2017 में भी आपने बैसाखी का सहारा लिया था और 2020 में भी बैसाखी का सहारा लेना पड़ रहा है। अभी आप कलेक्ट्रेट भवन पहुंचे थे और आपने अपने प्रेस वार्ता में कहा था, वो वीडियो मेरे पास है, हमारा किसी पार्टी से गठबंधन नहीं हो रहा। ये बैसाखी नहीं है, ये हथियार हैं। बैसाखी और होती है, हथियार होती है। विरोधी को परास्त करने के लिए हथियारों का यूज होता है, बैसाखियों का नहीं। इनको बैसाखी कहना उचित नहीं होगा। नहीं, अभी आपने एक बयान दिया था, अभी पहले आपने एक बयान दिया था, क्या जो छोटे दल है उन्हें भी कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा? कितना वजूद आप राष्ट्रीय लोक दल का समझते हैं? आप ये देखिए कि जो भी वजूद है, ये तो राष्ट्रीय नेता बात करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी फैसला करेंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उसके राष्ट्रीय सचिव अलग बात है। मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। आप एसपी की बात जो है वो एक पुलिस वाले से पूछ रहे हैं। ही जीत पाएंगे। इसी प्रेस वार्ता में पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। और जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपने कार्यकाल के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर विकास के काम किए थे, जिस तरह से नौजवानों को लैपटॉप वितरण किया था, 55,000 बहनों को समाजवादी पेंशन देने का काम किया था, जितने भी जिला हेडक्वार्टर थे उनको सबको सड़कों से जोड़ने का काम किया था, बड़े बड़े बिजली घर हर तहसील में बनाने का काम किया था, अनगिनत समाजवादी पार्टी ने काम किए थे। हम उन कामों को जनता के बीच में लेकर जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस टाइम जन विरोधी काम कर रही है, जिस तरह से थाने, तहसील, कचहरी सब जगह लूट है, किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, लॉकडाउन के अंदर पुलिस ने जो जुल्म, जाति अत्याचार किया है, जो अभी किसानों का बिल लाकर
किसान खेती को बर्बाद करने का काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्षेत्र की जनता किसान जनता है, इस क्षेत्र की जनता मजदूर लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं। अब वो भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त होकर और अखिलेश जी के जनता के हित में किए गए कामों को देकर जावेद आफरीदी साहब को अपना मत करेंगे और हम ये विधानसभा चुनाव जीतने का काम करेंगे। अच्छा कमाल साहब, अभी जो आफरीदी साहब ने एक बयान दिया है कि हम ये चुनाव से यूनिवर्सिटी बनवाएंगे और एक मेडिकल कॉलेज बनवाएंगे, क्या नेताओं को चुनाव के समय ये सब चीज़ें याद आती हैं? देखिए ऐसा है, समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर आप इतनी यूनिवर्सिटियां समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाई हैं। आप मुझे बताइए, आज़ादी के बाद से आज तक जामिया मिलिया और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अलावा कोई सरकार कांग्रेस पार्टी की रही हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई। लेकिन मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी बनाकर समाजवादी पार्टी ने साबित किया कि हम लोग माइनॉरिटी के लोगों के लिए पढ़ाई का इंतजाम करना जानते हैं। लखनऊ में लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी हम लोगों ने बनाने का काम किया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जितने भी प्रोफेशनल कोर्स हैं उनको लाकर बढ़ाने का काम किया। हमारे ज़िले के अंदर वेंकटेश्वर यूनिवर्सिटी को परमिशन देकर बास कर हाउस के अंदर इस क्षेत्र की पढ़ाई की व्यवस्था काम किया। तो सही कहा जाए साहब ने कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो हम लोग इस क्षेत्र के लिए यूनिवर्सिटी लाने का काम करेंगे, इस क्षेत्र में उद्योग लगाने का काम करेंगे, इस क्षेत्र को एक अच्छा क्षेत्र बनाकर डेवलप करने का प्रयास करेंगे, जिससे नौजवानों को शिक्षा मिले, रोजगार मिले, लोगों को काम मिले। ये उन्होंने कहाँ गलत किया? हम तो चुनौती देते हैं कि 3.5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ पर मंत्री रहे चेतन चौहान जी, स्वर्गीय, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन कोई एक काम तो बताएं कि जो इस क्षेत्र की जनता के लिए क्या हो, कोई एक काम बताएं। नहीं, बीते सरकार तो 5 वर्ष आपकी भी रही, तो आपकी तरफ से भी कोई हम लोगों ने बताया ना, तुम्हें अमरोहा से लेकर ये मैं नौगांव में बता रहा हूँ ना, नौगांव में बता रहा हूँ। यहाँ से लेके जो सड़क दिख रही है, ये अमरोहा से लेके जो नौगांव जो नूरपुर तक सड़क गई, किसने बनाई? समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं बनाई। क्या तहसील किसने बनाई? समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं बनाई। ब्लॉक किसने बनाया? नौगांव समाजवादी पार्टी की सरकार ने नहीं बनाया। जो इसके अंदर एरिया के अंदर जो सड़कों का जाल बिछाया, पंचानी गेट है, किसने बनाया? समाजवादी पार्टी की सरकार ने बनाया। नौगांव के अंदर जितना तुम तरक्की देख रहे हो, आप मुझे बताओ एक काम अगर समाजवादी पार्टी की सरकार से अलावा 3 साल की बीजेपी की सरकार में हुआ हो। इस क्षेत्र में जितना भी विकास हुआ वो समाजवादी पार्टी की सरकार के अंदर हुआ। 3.5 साल की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनता को लूटने के, खसौटने के, किसानों को बर्बाद करने के, नौजवानों को बेरोजगार करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं। मंत्री, आपने बताया कि नौगांव ब्लॉक बना है, नौगांव ब्लॉक किस जगह बना है? नहीं, नौगांव ब्लॉक हम लोगों ने बनाया, जगह भी दी। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो, हसनपुर उजारी ब्लॉक बना था और नौगांव ब्लॉक बना था, उन लोगों ने आज तक अधिसूचना जारी नहीं की, आज तक वीडियो नहीं बिठाया। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बताए ना। लेकिन जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जो ब्लॉक की अधिसूचना है वो लागू होगी और वीडियो बनेगा, और जहां पर ब्लॉक की जमीन दी गई है प्रस्तावित, आप कलेक्ट्रेट में जाइए और निकलवाइए कि वहां पर ब्लॉक बना हुआ है नहीं नौगांव के अंदर, और उस ब्लॉक को चालू करे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हमारी सरकार बनेगी तो पहले दिन ब्लॉक नौगांव चालू होगा, तहसील की बिल्डिंग बनेगी, इस क्षेत्र के अंदर तरक्की होगी, और सही कहा जावेद आफरीदी साहब ने, यूनिवर्सिटी भी बनेगी, उद्योग धंधे भी लगेंगे और इस क्षेत्र की सड़कों का भी विकास होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं आईना सच का, सच तो यही है।